हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस एंड आवर टुडेज टॉपिक इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है? गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। सो सेल्स के अंदर फूड से एनर्जी डिराइव करना इज नोन एज रेस्पिरेशन। बिफोर गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं। हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और दोनों के अंदर हम फिल कर देते हैं लाइम वाटर। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पिचकारी या सिरिंज की हेल्प से एयर पास करनी है और देखना है कि ये जो लाइम वाटर है वो कितनी देर में मिल्की होगा। एयर के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो रिएक्ट करेगी लाइम वाटर के साथ, सो आफ्टर रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर स्टार्ट्स टर्निंग मिल्की और हमने टाइम नोट करना है कितनी देर में ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने एयर पास करनी है बट आफ्टर आवर ओन एक्सहेलेशन, यानी कि खुद की सांस इसके अंदर से छोड़नी है। जब हमारी एक्सहेल्ड एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, इट विल स्टार्ट टर्निंग मिल्की। और हम ये देखेंगे कि एज कंपेयर टू द अदर टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर जल्दी मिल्की होना शुरू हो जाएगा। इट शोज कि हमारी एक्सहेल्ड एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, यानी कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन की टाइप्स। Respiration is of 2 types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration occurs in the presence of oxygen and it occurs inside the mitochondria. हमारे सेल्स के अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड इन एरोबिक रेस्पिरेशन मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। In anaerobic respiration, what happens? It occurs without involving oxygen and it does not occur in mitochondria. Less energy is produced in anaerobic respiration as compared to aerobic respiration. और end products हो सकते हैं lactic acid और ethyl alcohol and carbon dioxide. This is the pathway of breaking down of glucose. ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन कर जाता है पायरुवेट मॉलिक्यूल और पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है दैट ब्रेक्स डाउन इनटू 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं इन साइटोप्लाज्म और इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती। अब ये जो पायरुवेट बना है ये अब 3 तरीकों से फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता है। एक तो है बाय यूजिंग ऑक्सीजन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। बट इसके अलावा अगर हम बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हूं और सफिशिएंट ऑक्सीजन ना भी मिल पाए मसल्स को, तो मसल्स जो है वो इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी रेस्पायर करती हैं, तो लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद एनर्जी। हालांकि एनर्जी का अमाउंट एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरेटिवली कम प्रोड्यूस होता है। थर्ड टाइप जो है दैट इज ऑब्जर्व्ड इन माइक्रोब्स लाइक यीस्ट, जिसमें क्या है पायरुविक एसिड जो है और पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है दैट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल और इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद एनर्जी। सो दीज आर 3 possible pathways by which glucose molecules are broken down to give us energy. अब ये जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में मिलती है?
ये जो एनर्जी जो है वो हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. सो ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है ये एक एनर्जी रिच बॉन्ड बनाता है विद फॉस्फेट एंड इट सिंथेसाइजेस ATP. ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और ये हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स: अमीबा, पैरामीशियम, क्लोमाइडोमोना, यूग्लिना, सम बैक्टीरिया आर देयर. अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे क्या हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं. सो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से ये डायरेक्टली गैसियस एक्सचेंज जो है वो कर सकते हैं. इनका जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके अंदर से जो अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो जो होती है ज्यादा. सो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज इन कर जाती है और रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड द सेल. कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूज आउट कर जाएगी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. सो जनरल बॉडी सरफेस से या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब हम देखते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स. गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स अकर्स विद द हेल्प ऑफ मेनली स्टोमेटा. दिस इज वन प्लांट और यहाँ पे ये शो किए हैं स्टोमेटा. Normally during daytime, stomatal aperture is kept opened, and during night, stomatal aperture is kept closed. So what happens during daytime? As the stomatal apertures are opened, so easily carbon dioxide can move inside, which is then used in the process of photosynthesis, and oxygen, which is produced as a result of photosynthesis, that is released out. But during night time, as photosynthesis doesn't occur during night, so oxygen is not evolved or released during night. So रात के टाइम में जो थोड़ी बहुत गैस निकलेगी वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड. सो स्टोमेटल अपरेटस जो है इट हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज इन केस ऑफ प्लांट्स. अदर देन स्टोमेटा, जो ट्री बार्क है उसके ऊपर प्रेजेंट लेंटिसेल्स भी हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में. ये हम देख सकते हैं एक ट्री इज हियर. ट्री के ऊपर की जो बार्क है एट सम प्लेसेस जो बार्क है वो रप्चर्ड होती है और इस रप्चर्ड एरिया को हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स. इसके अंदर लूजली प्लेस्ड सेल्स होते हैं, इनके थ्रू भी गैसेस जो है वो एंटर करती हैं इन द प्लांट्स. अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. सारे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स जो है दे नीड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन, और इस ऑर्गन सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक रेस्पिरेटरी सरफेस होना जरूरी है और उसमें भी कुछ खास क्वालिटीज होनी जरूरी है. सबसे पहली क्वालिटी क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी वेरी थिन एंड फाइन. प्रेफरेबली अगर ये सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड हो तो बहुत बढ़िया. सेकंड क्वालिटी होनी चाहिए कि रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी हाईली वेस्कुलर. हाईली वेस्कुलर इट मीन्स इट शुड हैव रिच सप्लाई ऑफ ब्लड. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक शुड बी लार्ज सरफेस एरिया. जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ही जो है रेस्पिरेशन की रेट वो बढ़ जाएगी और गैसेस का एक्सचेंज जो है और गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा इजी. इसके अलावा इट शुड बी मॉइस्ट. सो ये चार क्वालिटीज अगर किसी रेस्पिरेटरी सरफेस में है देन इट इज कंसिडर्ड अ better respiratory surface. It should be thin and fine. It should be highly vascular. It should have large surface area and it should be moist. अब हम देखते हैं respiration in fish.
फिश जो है वो क्या यूज करती है रेस्पिरेशन के लिए? ऑक्सीजन गैस। लेकिन कहां से लेगी? बिकॉज ये तो पानी में रहती है, ये तो हवा में आके सांस ले नहीं सकती। सो फिश या इस तरह के और भी जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको ही यूज करते हैं। इट मीन्स वाटर के अंदर की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है दैट इज एब्जॉर्ब्ड हियर इन केस ऑफ फिश। सो अगर आप देखते हो फिश को, तो फिश के माउथ के थ्रू जो है वो पानी अंदर एंटर करता है। माउथ से जो गिल्स चैम्बर है उसकी तरफ जो है पानी चला जाता है, और यहां पर एक फ्लैप होता है विच इज नोन एज ओपरकुलम, और उस ओपरकुलम के थ्रू जो पानी है देन इट मूव्स आउटवर्ड। ये जो ओपरकुलम के अंदर का एरिया है, यहाँ पर हमें गिल्स की प्लेट्स जो है वो नजर आ रही हैं। इन गिल्स के अंदर वेस्कुलर सप्लाई होती है जिसमें जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा होता है। जब पानी जो है वो गिल्स के ऊपर से पास ऑन करता है तो उस पानी के अंदर से ऑक्सीजन जो है दैट इज टेकन अप बाय द ब्लड, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज गिवन टू दिस आउटगोइंग वाटर करंट, और ये जो पानी है ये अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के बाहर निकल जाता है। सो दिस इज हाउ द ऑक्सीजन इज टेकन अप इन फिश। एक और चीज है कि इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्योंकि वाटर के अंदर की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं और वाटर के अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एयर के कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर या फिश के अंदर जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज्यादा होती है, और ब्रीदिंग रेट ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इनको फटाफट से सांस लेनी पड़ती है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने कभी किसी एक्वेरियम में या पॉन्ड में फिश को देखा हो तो आप देखोगे कि वो फटाफट से जो है वो अपना जो है मुंह खोलती है, बंद करती है, ओपरकुलम खोलती है, यहां से पानी बाहर निकलता है। सो एवरीथिंग इज डन एट अ वेरी रैपिड रेट। सो ब्रीदिंग रेट इन केस ऑफ फिश इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो अदर एनिमल्स की तरह ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है that is required, and that respiratory system जो है that looks like this. It starts from the nostrils. यहाँ पर हमारे pair of nostrils होते हैं और वो आगे लीड करते हैं nasal passage से। nostrils के अंदर का ये जो nasal passage है, यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं। एक क्या है कि इनके अंदर छोटे छोटे जो है एयर होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकमिंग एयर को फिल्टर करते हैं। इसके अलावा म्यूकस, म्यूकस क्या करती है, इनहेल्ड एयर जो है, जो एयर अंदर आ रही है उसके अंदर अगर किसी तरह के कोई माइक्रोब्स या पैथोजेंस है तो उसको भी वो स्टिक कर लेगी। सो जो एयर है विच इज कमिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड हेयर विद द हेल्प ऑफ स्मॉल हेयर, एंड म्यूकस के ऊपर जो माइक्रोब्स है वो स्टिक कर जाएंगे। सो कंपैरेटिवली जो क्लीनर एयर है दैट मूव्स इनवर्ड। नेजल पैसेज से ये जो एयर है वो थ्रोट से होती हुई हमारी विंड पाइप या ट्रैकिया के अंदर एंटर करेगी। ये जो ट्रैकिया है इसके बाहर हमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है वो नजर आते हैं। ये जो कार्टिलेज के रिंग्स है ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि कभी भी जो हमारा एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना करे। ट्रैकिया जो है वो फर्दर आगे जाके ब्रांच कर जाते हैं इनटू ब्रोंकाई। ये है जी लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस, और ये ब्रोंकाई जो है वो आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करते हैं, और ब्रोंक्यूल्स आगे फिर ब्रांच कर जाते हैं इनटू द एल्वियोलर डक्ट्स, और एल्वियोलर डक्ट्स एंड अप करती हैं इनटू द बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। इनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। सो ये जो सैक और बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स एल्वियोलाई हैं, इनके अंदर जो है वो एयर पहुंच जाएगी। लेकिन पहुंचेगी कैसे, अंदर आएगी तो यहां पहुंचेगी, ब्रीदिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। पहले देखते हैं ब्रीदिंग कैसे होती है। दिस इज अबाउट ब्रीदिंग। हमारी रिब्स की जो मसल्स हैं जब वो एक्सपैंड करें और रिब्स जो है वो लिफ्ट अप हो जाते हैं, इसी तरह से डायाफ्राम की मसल जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो डायाफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा।
सो जैसे ही रिब केज की मसल्स एक्सपैंड करेंगे, डायाफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिब केज लिफ्ट अप हो जाएगा, डायाफ्राम फ्लैटेंड हो जाएगा, तो हमारे अंदर की थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम विच इज नोन एज थोरेसिक वॉल्यूम और जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। सो अंदर प्रेशर कम होने के कारण बाहर की एयर जो है दैट रशेज टुवर्ड्स इनसाइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये जो बाहर की एयर है वो अंदर की तरफ रश करती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन में क्या है, ऑपोजिट अकर्स, डायाफ्राम रिलैक्स कर जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसे ही रिब केज की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिब केज नीचे आ जाता है। सो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी और वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज रिड्यूस्ड। जैसे ही वॉल्यूम कम होता है, यहां की जो अंदर की एयर है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। सो अंदर की एयर जो है वो अपनी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रश करती है, यानी कि अंदर की एयर बाहर की तरफ रश करती है। इनहेलेशन में एयर मूव्स इनवर्ड, एक्सहेलेशन में एयर मूव्स आउटवर्ड। लेकिन ये भी याद रखना है कि कभी भी सारी की सारी एयर आउटवर्ड मूव नहीं करेगी। देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज लेफ्ट इनसाइड द लंग्स, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल एयर। और ये रेजिडुअल एयर इंश्योर करती है कि गैसियस एक्सचेंज या एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए। सो इनहेलेशन से एयर आ गई इनवर्ड, एक्सहेलेशन से एयर करती है मूव आउटवर्ड। सो जब इनहेलेशन होगी तो जो एयर है वो नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज और फिर थ्रोट के थ्रू ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, एल्वियोलर डक्ट से होते हुए पहुंच जाएगी एल्वियोलर सैक्स के अंदर। अब हम देखते हैं इन एल्वियोलर सैक्स की स्ट्रक्चर। दिस इज एनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई जो है दिस इज द रेस्पिरेटरी सरफेस। इट इज वेरी थिन, इट इज डेलिकेट, फाइन, इट इज हाईली वेस्कुलर, इट मीन्स इट इज हैविंग वेरी गुड blood supply over here and it is moist also. So यहां पर एल्वियोलर एयर जो है वो एंटर कर जाती है ब्रोंकियोल से एल्वियोलर डक्ट से होते हुए इनसाइड द एल्वियोलाई और इनसाइड द एल्वियोलर सैक्स। एल्वियोलाई जो है दैट इज अ प्लूरल टर्म, सिंगुलर इज नोन एज एल्वियोलस। सो अब क्या होगा, अब जब एयर जो है वो चली गई है एल्वियोलर सैक्स के अंदर या एल्वियोलाई के अंदर, तो यहाँ होगा अब गैसियस एक्सचेंज। ये देखिए ये है एक एल्वियोलर सैक और इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड। ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क रहता है, इस कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और इस ब्लड के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एल्वियोलर एयर की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट मूव्स फ्रॉम ब्लड एंड इट गोज टू द एल्वियोलर एयर स्पेस। और यहां पर जो एल्वियोलर एयर स्पेस है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन यहां से ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी। सो जैसे ही ब्लड यहां पर एल्वियोलर सैक के पास से निकल करके जाएगा, वो अपनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलर एयर स्पेस को दे जाएगा और यहां से ऑक्सीजन लेकर के हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड और यहां से लंग से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है देन गोज टू द हार्ट। अब एक और चीज है कि इस ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए पिगमेंट भी तो चाहिए। पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड इसकी जो हीमोग्लोबिन की अफिनिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इज मच मोर। इसलिए जैसे ही हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिलती है ये फटाफट से बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और इस ऑक्सीजन को आगे ले जाता है। Whenever hemoglobin combines with carbon dioxide, it forms carbamino hemoglobin. लेकिन हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करने की एफिनिटी कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादातर डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही कैरी की जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा कैरी की जाएगी। सो इस तरह से
जो ब्लड है वो हो गया अब ऑक्सीजनेटेड और प्योरिफाइड। नाउ ये जो ब्लड है ये जाएगा हार्ट में और हार्ट इसको आगे कर देगा पंप टू डिफरेंट बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज में अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करेगा, वो फूड से एनर्जी ड्राइव करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट respiration in human beings. So thank you so much and see you all in next video.